की क्लास में आपका स्वागत है। अभी ये अपवाह वाला चैप्टर समझा रहे हैं और इसमें गंगा नदी तंत्र कल मैंने थोड़ा सा समझाया था, तो इसमें थोड़ा और देख लीजिए। गंगा कहाँ से निकली है? गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकली है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती हैं और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां आकर के गंगा में मिल जाती हैं और इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकली हैं और यह गंगा के दाहिने किनारे बराबर समांतर बहती हैं तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। और घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकली हैं। अब ये इस नक्शे के द्वारा बच्चों आप लोग मुख्य नदियां और झीलें समझ सकते हैं कि कौन सी नदी कहां से कहां बह रही है और झीलें कौन कौन सी हैं। ये इसमें आप नक्शे के द्वारा, जैसे ये सिंधु नदी, झेलम, ब्यास नदी, गंगा नदी, यमुना, बेतवा, ये सभी नदियों का यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप लोग मुख्य प्रमुख नदियाँ भर के अपने खाली नक्शे में भर के इसमें से देख के भर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो चित्र दिया है, ये देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम इस चित्र में दिखाया गया है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है और इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जाना। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गंगा के बारे में जो बता रहे थे, ये हिमालय से निकलती हैं और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, यानी गंगा नदी के से जो है उत्तरी मैदान में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती हैं। ये नदियां अपने साथ जो बहुत सारे पदार्थ बहा करके लाती हैं, धूल मिट्टी के कण, ये बहुत, और जहाँ ये मैदान तैयार करती हैं, समतल मैदान में जहाँ ये उन कणों को छोड़ती जाती हैं, इससे बहुत ही उपजाऊ मैदान तैयार होते हैं और इनमें कृषि योग्य ये भूमि बनती जाती है। अब प्रादीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा तथा सोन, और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम है। ज्ञात कीजिए ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं, यानी समुद्र तक पहुंचती हैं तो इनका नाम मेघना हो जाता है, मेघना के नाम से पुकारी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है
और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले वहाँ पे सुंदरी पादप पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। इसको हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं, नक्शे में भी दिखाया गया है। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, यानी ढाल कम होता जाता है। जैसे नदी आगे को बढ़ती है वैसे ही ढाल कम होता जाता है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ढाल कम होने से इनमें और धाराएं निकल जाती हैं और वो विसर्प कहलाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझें। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिवांग, लोहित, कोनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती हैं तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है, क्योंकि ऊंचाई हो जाती है सतह बढ़ने से, तो इसको धारा मार्ग अपना चेंज करना पड़ता है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आप इसके बारे में वेबसाइट पर जान सकते हैं। अब देखिए तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है और यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों बच्चों तापी द्रोणी के बारे में कल डिटेल में समझाएंगे, विस्तार से कल समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।